हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है चैनल पे मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़ रहे थे, हम प्राकृतिक वनस्पतियों में हमने कुछ वनस्पतियों को बता दिया था और जो कुछ वनस्पतियाँ बची हुई थी उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो वनस्पतियाँ बची हुई हैं उनका नाम पहले लिखते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आपको और सारे प्रोग्राम हैं उन सारे प्रोग्राम से आप जुड़िए, ताकि जैसे आपको द फ्रंट पेज न्यूज़, आपका चर्चा में मुद्दे, फिर आपका जैसे द शॉर्ट नोट प्रोग्राम, इस जो प्रोग्राम है ये किसी उद्देश्य से किए गए हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और इससे जुड़िए। आप इससे जुड़ करके इसका लाभ लीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हमें बार बार व्हाट्सएप पे सेंड करना ना पड़े आपको और व्हाट्सएप से कन्वर्सेशन ना करना पड़े, क्योंकि व्हाट्सएप से कन्वर्सेशन में समय लगता है। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें व्हाट्सएप से भी सेंड नहीं करना पड़ेगा और आपके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पतियों में जो वनस्पतियाँ छूटी हुई थी, शुष्क जो वनस्पतियाँ थी, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, शुष्क उष्ण बंदी वनस्पति, शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो, हाँ एक बार और इसमें बता दूं कि ये शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति जो है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक तो जो कटीले, जो ज़्यादा कटीला होगा, और एक होगा जो ज़्यादा पर्णपाती होगा। शुष्क कटीले वनस्पति, शुष्क कटीले वनस्पति, कटीली वनस्पति, ये इसका पहला भाग है, ये शुष्क उष्णकटिबंधीय भाग का वनस्पति। शुष्क कटीले वनस्पति और शुष्क पर्णपाती वनस्पति। ठीक है, ये मार्कर क्या हो जा रहा है सारे। शुष्क पर्णपाती वनस्पति, ये इसके प्रकार हैं। अब इसमें हम पहले देखेंगे कि शुष्क कटीले वनस्पति कौन से होंगे उसके बारे में। जो शुष्क कटीले वनस्पति होंगे इसकी विशेषता और इसकी विशेषता, पहले हम ओवरऑल जो शुष्क आपका शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति है ये कहाँ होगा, इसी में से डिवाइड करके आपको ये भी बता दूंगा कि जो कटीले वनस्पति कहाँ होंगे आपका, और ये आपका पर्णपाती वनस्पति कहाँ होगा, शुष्क पर्णपाती वनस्पति कहाँ होगा। चूँकि हमें जानते हैं कि शुष्क है, ये शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, तो शुष्क उष्ण यहाँ पर वर्षा कितनी होगी, वर्षा की मात्रा निर्धारित करेंगे अगर, तो यहाँ पर वर्षा आपका 50 सेंटीमीटर या कहें 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होगा वर्षा। यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होगा। तो यहाँ पर जो वनस्पतियों का विकास होगा वो किस प्रकृति की होगी। वहाँ पर जो वनस्पतियों का विकास होगा, जो शुष्क है यहाँ पर, अर्थात 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियों का विकास होगा। यहाँ पर जो वनस्पतियों का विकास होगा इनकी संरचना कैसी होगी, इनकी संरचना कैसी होगी, ये इनकी संरचना आप जरा कमेंट करके उसमें बताओ कि इनकी संरचना कैसी होगी और इनका विकास
किस प्रदेश में होगा? इनकी संरचना छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि इनको सही ढंग से पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सही ढंग से पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? पोषक तत्व इनकी जो ऊंचाई होगी छोटे होंगे। और ये कैसे होंगे? कटीले होंगे। कटीले क्यों होंगे? क्योंकि इसमें आर्द्रता की कमी की वजह से वो अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। सिकुड़ने की वजह से वो कटीले वनस्पतियों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बस यहाँ तक की विशेषता इसकी थी, शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। अब ये जो है अलग अलग थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे और इसकी विशेषता को बताएंगे। इसका विस्तार आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बिहार का भाग, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार का भाग और आपका प्रायद्वीपीय भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो इलाके होंगे आपके, ये शुष्क कटीले वनस्पतियों का विकास होगा। ठीक है। ये आखिर में ये शुष्क क्यों होगा? क्योंकि जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो वो शुष्क हो जाएंगे, उनकी नमी कम होगी, उसमें आर्द्रता कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो वो शुष्क प्रकार की वनस्पतियों का विकास होगा। इसमें वृक्ष सघन नहीं होंगे। इनकी विशेषता बताते चले जा रहा, फिर उसके बाद डिफाइन कर देंगे कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। जैसे इनमें सघनता कमी होगी। सघनता कमी होगी तो क्या होगा? उत्पादकता कम होगा। और विस्तृत भूभाग पर इसका क्या है, कहें कि विस्तृत भूभाग पर पाए जाएंगे। क्योंकि बड़े भूभाग पर इसलिए पाए जाएंगे और इसलिए बड़े भूभाग पर पाए जाएंगे क्योंकि इनमें जो सघनता है वो गहन नहीं है, अर्थात दूर दूर है। तो विस्तृत भूमि पर, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा मेरा। विस्तृत भूभाग पर पाए जाएंगे और ये घास के छोटे छोटे भाग होंगे। घास के छोटे छोटे, या हम कहें छोटे छोटे जो घास होंगे, छोटे छोटे ऐसे कहें, छोटे छोटे घास होंगे। ठीक है। और ये छोटे छोटे घास के मैदान होंगे जो विस्तृत भूभाग पर पाए जाएंगे। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे? प्रायद्वीपीय भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगभग सारा भाग हो जाएगा और पश्चिमी बिहार का भाग इसमें आएगा। ठीक है। इसमें कौन से जानवर का निवास होगा? विशेषता इसकी क्या है? इसमें जो जानवर का निवास होगा जैसे हाथी, आपका शेर। इसलिए क्यों? क्योंकि इसमें सघनता कम है। सघनता कम होने की वजह से ये जो जानवर हैं, जहाँ पर वृक्षों की सघनता ज़्यादा होती, ये बड़े जानवर वहाँ रहने नहीं चाहते, क्योंकि उनके जो शारीरिक आकृति है, शारीरिक संरचना है, उसके अनुसार वो ढाल नहीं पाते अपने आप को। शेर, चीता, बाघ आदि ये जो जानवर होंगे ये इस क्षेत्र में पाए जाएंगे आपके। इसमें कौन से पेड़ होंगे? बबूल,
नीम, बबूल, नीम, खैर, बेल, ये आदि प्रकार के जो आपके वनस्पति पौधे होंगे, यहाँ पर इनका कहें कि हम इनका विकास होगा ऐसी वनस्पतियों का। अगर हम कहें कि लिखेंगे कैसे इसको, शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति में जो शुष्क कटीले वनस्पति हैं, ये इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो हम ये कहेंगे इनका विस्तार उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, प्रायद्वीपीय भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी का दक्षिण भाग और उत्तरी भाग, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु के भूभाग पर इसका विस्तार है। और इसमें सघनता की मात्रा कमी होती है, इनमें सघनता कम होती है और ये इनकी आकृति छोटी होती है, छोटे आकृति में छोटे छोटे घास के नुमा इनका आकृति होती है। इस भूभाग पर शेर, चीता, हाथी और आपको कह सकते हो कि बाघ, ये सब जानवरों का निवास होता है और इनमें बबूल, नीम, खैर, बेल का उत्पादन होता है। और एक विशेषता और इसकी, जो यहाँ पर ये बबूल है ये कांटेदार होगा। कांटेदार क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एक विशेषता इसकी है कि जब आपका ह्यूमिडिटी कम होता है, अर्थात उसमें जल की मात्रा जब कमी जैसे जैसे पौधों में होती है तो उसमें सिकुड़न होता है। सिकुड़न होता है तो वो अपने मांसल भित्तियाँ जो फैलने की बजाय वो सिकुड़ने लगती हैं। अर्थात जब देखोगे आप यहाँ पर बबूल के पेड़ को, तो उसमें बहुत सारे मोटी परत लगी रहती है, ऊपर चढ़ी रहती है। परत तो हर पेड़ पे रहता है, लेकिन जो मोटी परत रहती है वो उसी का एक कारण भी है, माना जाता है कि उसमें आपकी पानी की कमी जैसी होती है, तो अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसकी जो उसे कहते हैं कि जो कोशिका तत्व होता है उसका प्रारंभिक अवस्था में वो मोटी हो जाती है। और इसलिए मोटी हो जाती है क्योंकि अपने आप को सस्टेन बचाए रखने के लिए वो ऐसा होता है। आपको इसमें ऐसे भूभाग में आने, जैसे आपके शुष्क जो कटीले वनस्पति होंगे, शुष्क पर्णपाती वनस्पति, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है तो देखें। शुष्क पर्णपाती वनस्पति, ये है इसकी विशेषता। यहाँ पर उल्टा मैंने देखा नहीं कि यहाँ क्या लिखा है। उस शुष्क पर्णपाती वनस्पति, ये इसकी सारी विशेषता है, ठीक है। ये शुष्क पर्णपाती वन जो होंगे, और इसमें आम, नीम, महुआ आदि प्रकार के वनस्पतियों का, आदि प्रकार के पौधों का विकास होगा। और ये बसंत ऋतु में अपने पौधों को गिरा देने की वजह से ये पर्णपाती वन कहे जाते हैं। अर्थात ये जैसे बसंत ऋतु की मौसम आता है तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो ये इसीलिए आपका पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वनस्पतियाँ कहलाते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ जो अभी लिखा था उसको मैंने देखा नहीं था, और यहाँ पर कटीला नहीं होगा, कटीला आगे वाला है, क्योंकि कटीले में जब होगा तो वो मसल्स का निर्माण, जैसे नागफन्नी हुआ, ये सब पौधे जो होंगे यहाँ कटीले वाले में आ जाएंगे, उनके ऊपर कांटा का विस्तार ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो ये है आपका बबूल में भी कांटा होता है, लेकिन जो नागफन्नी हुआ, ऐसे जो मसल्स वाले होंगे उनकी आकृति और छोटी हो जाती है और उनमें कांटों का विकास ज़्यादा संख्या में हो जाता है, और उनकी जो संरचना होती है छोटा और मोटा हो जाता है। अर्थात उनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी मोटी आकृति की हो जाती हैं। ये है इसकी विशेषता शुष्क पर्णपाती वनस्पति का। आपको जो इसमें आपका ये तेंदुआ का जो वृक्ष पाया जाएगा, उसका जो आपका जो बीड़ी होता है, बीड़ी इसी से निर्माण किया जाएगा। तेंदुए के वृक्ष से आपका कत्था हुआ, कत्था जो होगा आपका खैर से इसमें कत्था का निर्माण किया जाएगा आपके इसी वृक्ष से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो शुष्क कटीले वनस्पति, ये तो पर्णपाती वनस्पति है, लेकिन इसके बाद शुष्क कटीले वनस्पति, इसी में ही शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति में दूसरा जो वनस्पति था शुष्क कटीले वनस्पति।
इनकी विशेषता क्या होती है, ये छोटे छोटे होंगे, ये छोटे छोटे वनस्पतियाँ होंगे और ये इनमें जो बरसात की मात्रा होगी थोड़ा कम होगा। अर्थात जो 100 हमने वहाँ पर 100 सेंटीमीटर 70 से 100 लिखा था, यहाँ 70 से वहाँ पहले ये गलती हुआ था पिछली बार में, यहाँ पर मत गलती करिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर कटीले लिख रहा है, या कटीले या कटीली लिख सकते हैं, वनस्पति होगा। जो कटीले वनस्पति यहाँ पर होगा उसमें बरसात की मात्रा कितनी होगी, 70 से लेकर के 80-90 आसपास होगा, लगभग 80 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। 70 से 80 सेंटीमीटर जो पर्णपाती वनस्पति था उससे थोड़ा और कम हो जाता है यहाँ पर बरसात की मात्रा, ठीक है। जो इसका संरचना कैसा होगा, संरचना छोटे छोटे घास के मैदान होंगे, घास के मैदान होंगे। और ये भारत के पश्चिम, ये इनका जो विस्तार होगा, वार्षिक वर्षा इसमें इतना होगा। और इसमें हरियाणा, आपके भारत के उत्तर और पश्चिम, भारत के उत्तर व पश्चिमी इलाका, पश्चिमी भूभाग पर इसका विस्तार होगा। जैसे राजस्थान, हरियाणा का आपका राजस्थान से सटा वाला भाग, पंजाब का जो आपका दक्षिण राजस्थान से सटा वाला भाग है, और गुजरात से जो आपका राजस्थान से सटा वाला भाग है। ऐसे बताने, डायरेक्शन बताएंगे तो कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा ऐसे बताएं कि जो राजस्थान से सटा हुआ जितना भाग है, चाहे गुजरात का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे आपका पंजाब के इलाके हों को कुछ जो उसके राजस्थान की तरफ पड़ते हैं, ये सब जो हैं इनमें कटीले वनस्पतियों का विकास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और इसमें पशुओं के चरण, इनकी जो संरचना होगी छोटे आकार की होगी और ये विरल मात्रा में पाए जाएंगे, विरल मात्रा में, अर्थात इनकी जो दूर दूर पे होंगे, ये विरल मात्रा में होंगे। जब ये विरल मात्रा में होंगे तो इनकी उत्पादकता क्या होगी, इनकी उत्पादकता कम होगी। अर्थात ये जो विरलता, इनकी कहीं सघनता नहीं है, यहाँ पर विरलता है। अगर विरलता रहेगा तो इनकी उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होने की वजह से इनका उपयोगिता भी कम हो जाएगा। इसमें कौन से हो सकते हैं वृक्ष, इसमें नीम बहुत दूर दूर होते हैं, बल्कि इसमें ज़्यादा नागफनी, बबूल, खेजड़ी, ये वृक्ष का नाम है। खेजड़ी पर आपका जो पलाश, यहाँ पर एक वर्ड है पलाश, इसको ध्यान से देखिएगा। पलाश, ये जो पलाश है आपका, ये ब्यूटू, इसे क्या कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, इसका वैज्ञानिक नाम मोनोस्पर्मा नाम है, मोनोस्पर्मा। दरअसल ये जो है ये जंगल की आग के रूप में जाना जाता है, इससे आग ज़्यादा लगता है, जंगल की आग के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पौधा है, कौन सी वनस्पति है जो जंगल के आग के रूप में जाना जाता है। और यही इसकी एक खासियत और है कि यूपी और आपका जो यूपी और झारखंड का, ये यूपी झारखंड का ये राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प है, ठीक है। यूपी और झारखंड का ये राजकीय पुष्प है। आपके जो ब्यूटिया मोनोस्पर्म कहें या पलाश कहें इसको, यहाँ इसकी विशेषता खत्म होती है। फिर इसके बाद आपका थोड़ा फास्टली बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दूंगा डायरेक्टली। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपके कटीले, शुष्क कटीले, जो हमने कल वाला लेक्चर लिया था
उसमें जो 3-4 पढ़ाए थे उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं इसकी अपेक्षा, क्योंकि इससे कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि इसका विशेषता उतना नहीं रह जाती, इसलिए इसको जल्दी से खत्म थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ। और जो मैंने कल का लेक्चर लिया था उसमें जो 3-4 पढ़ाया था वनस्पतियों का प्रकार, वो उसका जैसे आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति देखा था, अर्ध सदाबहार वनस्पति, आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति, इनका विशेषता ज़्यादा होती थी, इनको एग्जामिनेशन ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं। इसमें अभी तक मैंने जो रिव्यू देखा है कि क्वेश्चन भी इन्हीं फॉर्मेट इन्हीं पेड़ से ज़्यादा पूछे गए हैं, इन्हीं 3-4 पेड़ से। हाँ, और इसकी एक विशेषता और देख लो आप, जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति है ये भारत में सबसे विस्तृत भूभाग में लार्जेस्ट एरिया में पाया जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर इसके जलवायु के अनुकूल, जलवायु जैसी है, जलवायु के अनुकूल इसके विस्तार है, तो इसलिए इसका ज़्यादा भूभाग में पाया जाता है। और मैं वो आपको ये भी बता दूं कि जो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति है उसका भी विस्तार लगभग इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके बराबर ही कहीं कहीं है। ऐसा नंबर अगर नंबरिंग कैलकुलेट करेंगे तो नंबरिंग में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था 2010 वाले क्वेश्चन में, यूपीएससी वाले में, उसमें यही था कि ये ऑप्शन उसमें दिया ही नहीं था। उस शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति उसमें ऑप्शन नहीं दिया था, उसमें ऑप्शन यही दिया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति और मरुस्थलीय वनस्पति, ये 4 ऑप्शन थे उसमें। अगर ये भी ऑप्शन में होता तो वहाँ पर ये सही हो जाता कि उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिबंधीय वनस्पतियों का विस्तार सबसे ज़्यादा है, उसके उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति से ज़्यादा है, लेकिन ये ऑप्शन में वहाँ पर नहीं था। ठीक है, जो मैंने कल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में बताया था, अगर ये होता ऑप्शन में तो ये टिक पर सही होता। ठीक, इसके बाद आपको आप लिख लोगे, इसको कैसे लिखना है देखो। उष्णकटिबंधीय कटीले वनस्पति का विस्तार, उष्णकटिबंधीय कटीले वनस्पति का विस्तार वर्षा 70 से वाले क्षेत्र में वर्षा 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होगा, और इनके आकृति छोटे छोटे घास मैदान के रूप में होंगे। और ये भारत के उत्तरी भाग, उत्तर एवं पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है। इनकी ये दूर दूर होते हैं, अर्थात विरल अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी सघनता में कमी होती है, और इसमें जो आपके नीम, बबूल, रोजवुड, खेजरी, आपका पलाश, ये सारे पौधों का विकास होता है। नागफनी, और इनकी सबसे खास विशेषता, और जो एग्जाम में एक बार 2 बार पूछा भी गया है, कि जो उष्णकटिबंधीय कटीले वनस्पतियाँ होती हैं इनके जड़ें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि इनको जब पानी की मात्रा की कमी होती है, अर्थात पानी की जब कमी महसूस होती है, तो अपने ऊपर से पानी तो प्राप्त नहीं होता इनको, जब तो अपने जड़ों को लंबी कर करके पानी की तलाश में इनके जड़ें लंबी हो जाती हैं, अर्थात ये नीचे की तरफ ज़्यादा भागती हैं इनकी जड़ें तेज़ी से, क्योंकि इनको पानी की तलाश की वजह से ये इनके जड़ों का गहराई तक ही चली जाती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस क्षेत्र के जो पौधे होंगे उनको जड़ों का विस्तार गहराई में होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से क्षेत्र के पौधों का जड़ गहराई तक पाई जाएगी, तो इसी क्षेत्र शुष्क कटीले वनस्पतियों का। अभी आप एक बार और पढ़ोगे जब कि इसके वहाँ पर मैंग्रोव वाले वनस्पति में, तो उसका देखोगे आप कि उसकी जो जड़ें होंगी उसका गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में होंगी। वहाँ पर ये जड़ें लंबी नीचे की तरफ नहीं जाती हैं बल्कि ऊपर की तरफ भागती हैं। ऐसा क्यों होता है आने वाले पॉइंट में बताऊँगा ये क्यों होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको देखते हैं। इसके अगला जो वनस्पति है समाना वनस्पति है। समाना वनस्पति में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपका समाना वनस्पति ठीक है। जो समाना वनस्पति होगी इसमें वर्षा 60 सेंटीमीटर के से कम होगा। इसमें लिखा है से कम होगा, से कम वर्षा होगा।
जब 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो इसकी उत्पादकता क्या होगी? उत्पादकता कम होगी, कम होगा। इसमें क्या पैदा होंगे? छोटे छोटे घास, कटीले। कटीले यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर समाना का मतलब है कि इनको मात्रा, जो पानी की मात्रा है 60 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इनको बराबर मिलता रहता है। बराबर का अर्थ यहाँ पर ये है कि इनको बरहमास एक तरीके से इनकी उपलब्धता 60 सेंटीमीटर ही वर्षा है, लेकिन धीमे धीमे इनको हमेशा उपलब्ध रहता है। छोटे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष व घास का विकास होगा। इनका विस्तार कहाँ होगा ये आप देख लो, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में इनका विस्तार होगा। आप कह रहे थे कम्युनिकेशन, कभी कभी ऐसा होता है। कर्नाटक, ठीक है, ये सब क्षेत्रों में इनका विस्तार होगा। इसमें जो निवास करेंगे, कौन कौन से ऐसे समुदायों का निवास होगा? अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय प्रजाति भेड़िया, भारतीय प्रजाति की भेड़िया, वेल्चर, या हम लेचर या वेल्चर, लेचर है, लेंचर है, एक किसी पक्षी का नाम है, उसको फ्लोरिनिका, इन सब का यहाँ पर विकास होगा। ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा नहीं देखना, बस इसको देखना है कि इसमें वर्षा कितनी होती है और इसमें छोटे छोटे कहाँ पर इसका विस्तार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। और इसमें ये पॉइंट देखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भारतीय, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये फ्लोरिका, दो एग्जाम्पल इसको देखना है कि ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा ना महसूस हो, तो इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे इसको। इसके बाद आपका इसमें इंपॉर्टेंट उतना टॉप पॉइंट नहीं था, इसलिए उसको फास्ट भाग रहा हूँ यहाँ से। आपका अगला जो था मरुस्थलीय वनस्पति। अभी आप जो पढ़े हो शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति, उसी से थोड़ा तुलना करोगे तो जो मरुस्थलीय वनस्पति है, यहाँ भी बरसात की मात्रा कम होती, वहाँ भी कम होती, लेकिन उससे और ज़्यादा कम हो जाती है यहाँ पर। मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति में वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर 60 से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ वृक्षों के यहाँ पर जो पौधे होंगे अर्थात वृक्ष होंगे, उनकी आकृति कैसी होगी? आकृति मीडियम होगी और वो बिखरे हुए होंगे, विरल अवस्था में होंगे, विरल होंगे, और वो विरल होंगे। वृक्ष की संख्या जो होगी बिखरे हुए होंगे। ये कैसे कहें कि विरल होंगे, बिखरे हुए होंगे, एक ही बात होता है। कई प्रकार की झाड़ियों का विकास होगा यहाँ पर। क्यों? कई प्रकार के झाड़ियों का विकास होगा। इनकी लंबाई पहले छोटी होती,
फिर जैसे जैसे इनको पानी की मात्रा की आवश्यकता होती वो बढ़ती, जड़ें इनके चली जाती हैं। जड़ें लंबी होती हैं। ये उसकी भी विशेषता थी, यहाँ भी विशेषता है। जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। वृक्षों जैसे इसमें आपको इसके जो वृक्ष हैं, इसमें जो वृक्ष पाए जाएंगे वो गुद्देदार पाए जाएंगे, अर्थात मसल्स इनमें, इनके पत्ते, इन वृक्षों के पत्ते अर्थात इन झाड़ियों के पत्ते, इन झाड़ियों के पत्ते मोटे होंगे। क्यों? क्योंकि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें से वाष्प बाहर जाता है। उसी वाष्प को बचाने के लिए ये अपने इनके पत्तों की जो संरचना होती है वो मोटी होती है। अगर जब ये मोटी होने की वजह से इसमें से वाष्प का निष्कासन कम समय निष्कासन थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को सुरक्षित रख पाती हैं। ठीक, मोटी होती है। मोटी होने की वजह से मैंने बताया कि उसकी संरचना, उसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, फ़ायदा होगा इसका क्या होगा, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमे होगा। वाष्पीकरण धीमे होगा, जिससे ये लंबे समय तक अपने जीवन यापन को जी पाएंगी। और ऐसे हम कहें कि उनके लिए हानिकारक कोई उनके लिए हानि की उत्पत्ति नहीं होगा। ऐसे इनके लिए ऐसे का विस्तार कहाँ होगा, ऐसे का विस्तार कहाँ है आपको देख लो। ऐसी जो वनस्पतियाँ आपके दक्षिण पश्चिम पंजाब, ठीक है, हरियाणा का जो राजस्थान से इलाका लड़ा है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का जो आपका उत्तर मध्य प्रदेश का प्रायद्वीपीय भाग है। मध्य प्रदेश, पता नहीं क्यों आज बोलने का नहीं मन कर रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जो भाग हैं, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर ये इनका विकास होगा। और इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? महोगनी, नागफनी, बबूल। उसमें भी समानता था, इसमें थोड़ा समानता है, ये बात का कन्फर्म है कि शुष्क वाले में और मरुस्थलीय वाले में थोड़ा समानता है। बबूल, बैर, ये सब वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखोगे आप? मरुस्थलीय वनस्पतियों का विस्तार, मरुस्थलीय जहाँ पर 50 सेंटीग्रेड से कम वर्षा होती है वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पतियों का विकास होता है। ये विरल अवस्था में होते हैं। ये कई प्रकार के, यहाँ पर कई प्रकार की झाड़ियों का विकास होता है। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, झाड़ियों का जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि पानी की तलाश के लिए, अपने पानी की तलाश की वजह से इनकी जड़ें अपने जड़ों को लंबी कर लेती हैं। इनके जो पत्ते होते हैं मोटे व छोटे आकार के होते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा इनमें से वाष्प का निष्कासन तेज़ी से होता है, इसलिए इनके पत्तों की आकृति मोटी व छोटी होती है। इनमें इनका विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमोत्तर भाग है, मध्य प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है, इन इलाकों में पाया जाता है। इसमें निम्नलिखित वनस्पतियाँ जैसे
बबूल, नागफनी, बैर, बेल, ये सब वनस्पतियों का इन क्षेत्रों में विस्तार होता है। आपको इतना लिखोगे आपको कम से कम 150 वर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका कौन सी वनस्पति थी? मरुस्थली हो गई आपका। इसके बाद बचता है, हाँ मरुस्थली, लगभग वनस्पतियाँ कंप्लीट हो गई। लेकिन एक पॉइंट और देखना हमें, ज्वारी वनस्पतियाँ, ये वनस्पतियाँ का ही वनस्पति में ही इस पर भी इसको भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसके प्रकार में कैलकुलेट इसको नहीं करते हैं। जैसे इसको प्रकार हमने बताया था 7 प्रकार का ही था, लेकिन इसका जो अलग एक ज्वारी वनस्पति है ये इसके प्रकार में कैलकुलेट नहीं होता, जबकि ये भी वनस्पति का ही भाग है। ज्वारी वनस्पति, ज्वारी वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? ज्वार कहाँ होगा आखिर में? ज्वार भाटा तो नदी आपके समुद्र के तटवर्ती इलाके में बनता है, लेकिन जो ज्वार होगा, ज्वार उसे भी कहता है जहाँ नदियों का अपवाह तंत्र खत्म होता है, अर्थात जहाँ पर उनका समुद्र से मिलाप होता है। ज्वारी वनस्पति इनका विस्तार तटीय इलाका, इसमें वर्षा से कोई रिलेशन नहीं है इसका भी रिलेशन स्थान विशेष से है। ये बात ध्यान में रखना। अब तक जितनी मैंने वनस्पतियाँ बताया है उसमें टेम्परेचर, तापमान और वर्षा को हम ध्यान में रख करके उसके विशेषताओं को, उसके क्षेत्रफल को देखते थे सारी बातें को। लेकिन यहाँ पर ज्वारी वनस्पति जो देखोगे आप, उसमें आपको स्थान विशेष अर्थात उसके स्थान विशेष देखोगे कि किस क्षेत्र में नदी का अपवाह क्षेत्र हो रहा है, वैसे कहाँ पर आपको आर्द्र भूमि है, ऐसे क्षेत्रों में आपका ये ज्वारी वनस्पतियों का विकास होगा। तटीय क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, दलदली अर्थात आर्द्र भूमि, दलदली क्षेत्र, ठीक है, दलदली क्षेत्र, नदी तटमुख, नदी मुख, के स्थान पर ज्वारी वनस्पतियों का विकास होगा। यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ, विकास होगा के स्थान पर, ठीक है। इन स्थान पर ज्वारी वनस्पतियों का विकास होगा। इनकी विशेषता क्या होगी? ये नदी हुआ, नदी के मुहाने पर इसका ज़्यादातर विस्तार हुआ। दलदली स्थान पे इसका विकास हुआ। तटीय क्षेत्र, जो हमारे समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर के जब नदी मिलती है, या हमेशा कहें समुद्र का जब लहर आता है तो बहुत सारे मिट्टी की गाद लेकर आता है, वो छोड़कर चला जाता है, तो वो स्थान दलदली हो जाता है, तो वहाँ पर भी ये इसका विस्तार हो जाता है। जैसे मुहानों पर नदी के मुहानों पर इसका ज़्यादातर विस्तार होता है। ये मिट्टियाँ, ये दलदली, इसकी मिट्टी, इसको क्यों लिखूँ मैं? इसकी मिट्टी दलदली प्रकार की होती है, बात आप जानते हो कि ये जहाँ दलदली स्थान होगा, आर्द्र भूमि होगा, तो वहीं पर इसका विकास होगा। इसका हम ये देखें कि कहाँ कहाँ है। जैसे गंगा का अपवाह तंत्र जहाँ खत्म होता है, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कावेरी। अब ये सोच लो जहाँ नदी, यहाँ लगभग वहाँ सारे जगह पाए जाएंगे। कावेरी, अंडमान निकोबार, आपको अंडमान क्षेत्र में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो दलदली प्रकृति के हैं, आर्द्र भूमि के रूप में हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी इसका विकास हुआ है। लेकिन ज़्यादातर विकास नदी क्षेत्र के, नदी का जो मुहाना है वहाँ पर इसका विकास अच्छे से हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर इनको जल की उपलब्धता, मिट्टी, आर्द्र भूमि की उपलब्धता बराबर रूप में मिलती रहती है। यह एक सेतु का काम करता है। इसकी एक विशेषता और है, यह एक सेतु का काम करता है। कैसे करता है ये देख लो आप। सेतु का कार्य करता है, जैसे ये नदी है और ये आपका स्थल है, या हम ये कहें, और ये समुद्र है। ये समुद्र यहाँ पर रखते हैं, यहाँ स्थल है, ये दोनों तरफ स्थल है, और ये समुद्र है, और ये नदी जा रही है बीच से।
समुद्र, स्थल, नदी। ये सेतु का कैसे काम कर रहा है तीनों के बीच में? यहाँ पर जो स्थल पे जीव जंतुओं का वास हो रहा है, जो समुद्र में जीव जंतुओं का वास हो रहा है, और जो नदी में जीव जंतुओं का वास हो रहा है, इनका आपस में यहाँ पर क्या होगा? मिलाप होगा। तो ये जो तीनों अलग अलग समूह की प्रजाति रहेंगे, क्योंकि जो जलचर होगा स्थल नहीं पे हो सकता, ऐसा भी हो। कुछ उभयचर हो सकते हैं कि उभयचर जो होंगे वो जल में भी स्थल में भी रह लेंगे, लेकिन जो जल में भी स्थल में भी है। और कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वच्छ जल में रहते हैं और ताजे पानी में रहते हैं, तो खारे पानी में नहीं रहते, और खारे पानी में रहते हैं तो ताजे पानी में नहीं रह पाते। तो जो यहाँ पर जो वही विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनका जो ताज़ा पानी और खारा पानी एक ऐसे अनुपात में मिला हो कि वहाँ पर जीवों के अनुकूल विकास करने योग्य हो। वहीं पर ऐसे वनस्पतियों का विकास हो पाएगा। अगर ये कहो कि अगर वहाँ पर खारे पानी का विकास ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर ऐसे आपकी वनस्पतियों का विकास नहीं होगा। ठीक है, ये वहीं पर भी उसे ताज़े पानी और खारे पानी, खारे पानी के सम्मिलित होने पर विकास होता है इनका। ठीक, सम्मिलित होने पर इनका विकास होता है। और ये स्थलीय और जलीय पारितंत्र के लिए एक सेतु का काम करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और इसमें ये भी मैंने बताया है कि जहाँ पर ये इनके जो ताज़ा पानी खारे पानी का जो सम्मिश्रण होगा वो एक अनुपातिक रूप में होना चाहिए, ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। यदि वो ज़्यादा और कम हुआ तो वहाँ पर उस प्रजाति का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे आपके कोई सवाल हो, वो खारे पानी में नहीं रह पाएगा, ताज़े पानी में रह पाएगा, क्योंकि खारे पानी में रहेगा तो उसके जो हम कहें मुंह होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादातर ताज़े पानी में रह पाएगा। और जो ऐसे और प्रजातियाँ होंगी जो खारे पानी में रहती होंगी, ताज़े पानी में नहीं रहती होंगी, तो ऐसे प्रजातियाँ स्पेशली खारे पानी में ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है वो मिश्रित अनुपात में मिश्रित प्रजातियों का विकास होगा इसमें। आप इसको लिखोगे कैसे? आप ऐसे लिखोगे, ज्वारी वनस्पतियों का विकास तटीय, दलदली क्षेत्र, नदी के मुहानों पर इसका विकास होता है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी है। यह वनस्पतियाँ एक सेतु का काम करता है, अर्थात स्थलीय जीव जंतु और जलीय जीव जंतुओं के बीच एक कड़ी के रूप स्थलीय और जलीय जंतुओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इनका आप अगर दूसरा एग्जाम्पल देना चाहोगे तो जैसे आपको आंध्र प्रदेश के वेम्बनाड वाला हो, आपके कर्नाटक वाला भी हो, चिल्का झील वाला भी हो। ये जो आपके हैं समुद्री तट और आपके जो गोदावरी का मुहाना है, आपका गंगा नदी का मुहाना जो सुंदरबन डेल्टा है, ये सब इसके एग्जाम्पल के रूप में आप गिना सकते हो। जैसे आपको कहें, इसमें एक चीज़ें और देखनी है। जब ये वनस्पति नदियाँ मुहाने पर जाकर के अपने गाद को जमा करती हैं तो वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो जब डेल्टा पे वनस्पतियों का विकास हो जाता है तो वो उसे क्या कहेंगे? समुद्री वन, उसे समुद्री या हम कहेंगे समुद्री डेल्टा या ज्वार नदमुख डेल्टा प्रदेश, ज्वार नदमुख डेल्टा कहेंगे उसे। तो इसी प्रकार ऐसे जैसे पश्चिम बंगाल में आपके सुंदरबन डेल्टा का विकास हुआ है, वो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात उसमें और बताना था, वो ये है कि ये जो ज्वारनदमुखी है, ज्वारी वनस्पति है, मैंने बता चुका, फिर भी रिवाइज करते रहा आपके लिए कि ज्वारी वनस्पतियों का जो जड़ होगा, इनके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इनका होगा, क्योंकि इनके जो जड़ होते हैं
इनके जड़ जब इनके नीचे गहराई में जाते हैं तो पानी की मात्रा अधिक होती है। ये पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से, अर्थात जड़ के इनके जड़ वाले भूभाग में पानी की मात्रा अधिक और नमी की मात्रा और कहें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, तो वो वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए, ये कहें कि उनकी इतना ज़्यादा उपलब्धता हो जाती है कि उनको बाहर निकलने का मन करता, ऐसे कहो मानव रूप में समझ के, तो वो क्या करता है अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए उनकी जड़ें ऊपर की तरफ निकल जाती है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कहते हैं इसे, अर्थात वो पानी में हमेशा डूबे रहते हैं। पानी में डूबने से अपने आप को सड़ जाने से बचाने के लिए वो क्या करेंगे, पानी से बाहर निकलेंगे, अर्थात वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्राप्ति जल में भी उनको होती है, लेकिन उनको वायुमंडल से ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे वो। इसलिए कहते हैं जो ज्वारी वनस्पतियाँ होंगी उनकी जो जड़ें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में वो उत्पत्ति होती हैं। ठीक, यहाँ पर आपको इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। फिर इसके बाद आपको जो हमने बताया क्या, क्षैतिज विस्तार के आधार पर जो वनस्पतियों का प्रकार है, इसको आपको आज इसमें कंप्लीट हो गया। अगले पॉइंट पे जो आपको बचा हुआ है कि ऊर्ध्वाधर विस्तार के आधार पर आपकी वनस्पतियाँ के प्रकार जो होगा उसको अगले वाले टॉपिक में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें मैंने जो बताया आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, अर्ध सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनस्पति, शुष्क आपका इसमें शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। फिर शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति में दो प्रकार की वनस्पतियाँ थी, एक शुष्क कटीला था और एक शुष्क पर्णपाती वनस्पति था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको समाना वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति और आपका लास्ट में जो वनस्पति के प्रकार तो नहीं है बट उसको भी वनस्पति में कैलकुलेट किया जाता है, ज्वारी वनस्पतियाँ देखा हमने। इसके बाद ये तो हमने देखा कि क्षैतिज विस्तार के आधार पर ये इसके भाग थे, लेकिन अभी इसी को देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर विस्तार के आधार पर कि इनमें कहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि हमने अभी आपको जो पर्वतीय इलाका वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपकी अभी नहीं ले गए हैं वनस्पतियों को बताने के लिए कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। ऊंचाई के साथ जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि क्षैतिज विस्तार के साथ वर्षा तापमान की भिन्नता पाई जाती है, ऐसे ऊर्ध्वाधर के आधार पर तापमान और वर्षा में कैसे कमी और ज़्यादा पाई जाती है, ये सारी बातें अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। व्यूअर, आप हमारे देखिए सरकारी योजना प्रोग्राम को, जिसमें सरकारी योजनाओं को सम्मिलित कर करके बताया जाता है।